Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is mangrove pita bird. तो हम जानेंगे मैंग्रोव पीटा बर्ड के बारे में. A census of mangrove pita bird was conducted in two coastal districts of Odisha, India, where the nearly threatened species is found. जो सेंसस है मैंग्रोव पीटा बर्ड का, इसको कंडक्ट किया गया है दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के, जहां पर नियरली थ्रेटन स्पीसीज को पाया गया है. अ टोटल ऑफ 179 इंडिविजुअल मैंग्रोव पीटा बर्ड वेयर काउंटेड with the highest concentrated found in mangrove near the Mahipura river mouth inside the भितरकनिका नेशनल पार्क. और जो टोटल है 179 इंडिविजुअल मैंग्रोव पीटा बर्ड का, इसको काउंट किया गया है. जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ये आपका पाया गया है जो मैंग्रोव है आपका नियर माहीपुरा रिवर माउथ के इनसाइड भितरकनिका नेशनल पार्क में. मैंग्रोव पीटा बर्ड के बारे में हम जान ले. The mangrove pita is a species of passerine bird in the family Pitidae native to the eastern Indian subcontinent and western Southeast Asia. जो मैंग्रोव पीटा बर्ड है ये आपका एक स्पीसीज है पैसरनाइन बर्ड का, जो कि फैमिली पिटाडाई के नेटिव है, ईस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं. साइंटिफिक नेम जो है इसका वो पीटा मेगारेंचा है. कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको नियर थ्रेटन कैटेगरी पर रखा गया है. तो ये इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन स्टेटस. हैबिटेट कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया. इसका हैबिटेट क्या है तो कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपका ईस्टर्न इंडिया का. कैरेक्टरिस्टिक फॉरेज ऑन द ग्राउंड एंड रेस्ट ऑन ट्री. ये फॉरेस्ट करते हैं ग्राउंड पर, रेस्ट करते हैं ट्री पे. फर्स्ट सेंसस लोकेशन जो पहला सेंसस का लोकेशन था तो कोस्टल मैंग्रोव पैचेस इन केंद्रप्पा एंड जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा इंडिया. जो आपका कोस्टल मैंग्रोव पैचेस है केंद्रप्पा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के ओडिशा का, वहां पर पहला सेंसस को किया गया था. भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में भी हम जान ले. भितरकनिका नेशनल पार्क इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया. इट इज इनुडेटेड विथ वाटर फ्रॉम रिवर ब्रह्मपुत्र, बैटरनी, धर्मरा, पाठशाला फॉर्मिंग ए यूनिक इकोसिस्टम. जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है भारत का. ये इनुडेटेड है, जो वाटर आपका आता है रिवर ब्रह्मनी, बैटरनी, धामरा, पटसारा से, और ये फॉर्म करते हैं एक यूनिक इकोसिस्टम को. It is breeding place for the saltwater crocodile. The Garimatha beach, which form the boundary of the sanctuary in the east, is the largest colony of the olive-riddle sea turtle. और ये ब्रीडिंग प्लेस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी. और जो गहिर माथा बीच है आपका, जो कि फॉर्म करता है बाउंड्री को सेंचुरी का ईस्ट में, ये लार्जेस्ट कॉलोनी है ऑलिव रिडल सी टर्टल के लिए. ये आप बर्ड्स को देख सकते हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन. तो जो बात कही गई है उपयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिसिन के लिए, जानेंगे इसको हम डिटेल्स में. पीआईबी का न्यूज है. द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन इंडिया इज लीडिंग एन एफर्ट टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द आयुष ग्रिड, अ कम्प्रिहेंसिव आईटी बैकबोन फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर. जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है भारत का, वो लीड कर रहे एक एफर्ट को ताकि इंटीग्रेट किया जा सके ट्रेडिशनल मेडिसिन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जो इनका आयुष ग्रिड है उसके माध्यम से, जो कि एक कम्प्रिहेंसिव आईटी बैकबोन है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर के लिए. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई रिफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको कहा गया है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लर्न कर सकता है और डिसीजन ले सकता है डाटा के ऊपर. These programs are designed to perform tasks that typically require human intelligence, such as recognition, pattern, analyzing image, and making prediction. और ये जो प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया गया इस तरीके से कि परफॉर्म करता है टास्क को जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है. उस टाइप के टास्क को ये कर सकता है, जैसे कि रिकॉग्नाइज करना पैटर्न को, एनालाइज करना इमेज को और प्रिडिक्शन करना. हाउ कैन एआई बी यूज इन मेडिसिन? किस तरीके से एआई का उपयोग किया जा सकता है मेडिसिन में? तो डायग्नोस्टिक में ये मदद कर सकता है. यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू एनालाइज मेडिकल इमेज एंड प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज कैंसर और हार्ट डिजीज. उपयोग करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एनालाइज किया जा सकता है मेडिकल इमेज को और प्रेडिक्ट किया जा सकता है आउटकम्स को कुछ कंडीशन का, जैसे कि कैंसर या हार्ट डिजीज को लेके. ड्रग डिस्कवरी में भी ये हेल्प कर सकता है. उपयोग करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का एनालाइज किया जा सकता है साइंटिफिक पेपर को और आइडेंटिफाई किया जा सकता है पोटेंशियल ड्रग टारगेट को, जैसे कि आपका वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 हो गया, इस टाइप के. क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, ये मदद करेगा क्लिनिकल डिसीजन लेने में भी, टू एनालाइज पेशेंट डाटा एंड रिकमेंड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री. ये एनालाइज करेगा पेशेंट के डाटा को और रिकमेंड करेगा सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट को, जो कि बेस्ड होगा पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर.
telemedicine, using chatbot or virtual assistant to provide patient with personalized medical advice and support. ये उपयोग करेगा चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट का और प्रोवाइड करेगा पेशेंट को पर्सनलाइज मेडिकल एडवाइस और सपोर्ट को. प्रिडिक्टिव एनालिटिक to analyze patient data and predict the likelihood of certain outcomes such as hospital readmission or disease progression. और ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करेगा, ये एनालाइज करेगा पेशेंट के डाटा को और प्रिडिक्ट करेगा जो लाइक्लीहुड होगा सर्टेन आउटकम्स का, जैसे कि हॉस्पिटल में कब उनको रीएडमिशन होना होगा, डिजीज का प्रोग्रेशन क्या रहेगा. रोबोटिक सर्जरी में भी हेल्प करेगा. ये कंट्रोल करेगा रोबोटिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और इम्प्रूव करेगा सर्जिकल प्रिसीजन को. Personalized medicine. Israeli health tech firm Gentica Plus is used stem cell technology and artificial intelligence software to match antidepressant to patient and minimize side effect. जो आपका इजरायली हेल्थ टेक फर्म है जेनेटिका प्लस, वो उन्होंने उपयोग किया है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का, ताकि वो मैच कर सके एंटी डिप्रेसेंट को पेशेंट के लिए और मिनिमाइज कर सके इसके साइड इफेक्ट को. ट्रेडिशनल मेडिसिन. Ayush Grid aim to transform the Ayush sector using AI to provide efficient, holistic, affordable and quality service to all through a secure and interoperable digital ecosystem. जो आयुष ग्रिड है इनका मकसद है कि वो ट्रांसफॉर्म करे आयुष सेक्टर को उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और प्रोवाइड करे इफिशिएंट, होलिस्टिक, अफोर्डेबल और क्वालिटी सर्विस को सबके लिए एक सिक्योर और इंटरऑपरेबल डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से. लेकिन अब इतना सारा बेनिफिट है तो कुछ इश्यू जरूर ही होगा. इश्यू विद द यूज ऑफ एआई इन मेडिसिन. क्या प्रॉब्लम है उपयोग को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिसिन में? तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन डाटा, तो कमी है डाइवर्सिटी का डाटा को लेकर. एल्गोरिथम ट्रेन जो होगा सिर्फ डाटा के ऊपर, जहां पे व्हाइट मेल पेशेंट जो है वो नहीं परफॉर्म करेगा वेल वुमेन या पीपल जो है डिफरेंट कलर का उस पर. बायस इन डाटा, जो बायस है डाटा पर, जैसे कि जो एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाएगा डाटा पे जो कि इंक्लूड करेगा रेशियल बायसेस को, इसके कारण क्या होगा वो बायस ही रहेगा. सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का भी एक इश्यू है. एआई एल्गोरिथम मस्ट बी रिलायबल इन सेफ फॉर यूज इन हेल्थ केयर सेटिंग. और जो एआई एल्गोरिथम है उसको रिलायबल रहना होगा, सेफ करना होगा हेल्थ केयर सेटिंग में उपयोग के लिए. Interpretability. It is often difficult to interpret how an AI algorithm arrived at its decision. This is known as black box problem. In medical setting, this can be concerned because doctor need to understand the reasoning behind a diagnosis or treatment recommendation. और ये जो काफी बार डिफिकल्ट हो जाएगा इंटरप्रेट कर पाना कि किस तरीके से एआई एल्गोरिथम जो है वो पहुंचा इस डिसीजन पे, जिसको कि हम ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं. मेडिकल सेटिंग में ये जो कंसर्न है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो समझते हैं रीजन को, ये क्यों इसको ये डायग्नोसिस करना या क्यों ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया गया है, वो कैसे करेगा, ये कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल है. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी इश्यू है. एआई एल्गोरिथम जो है उसको डिजाइन किया गया है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके अनऑथराइज्ड एक्सेस को और डिस्क्लोजर को पेशेंट के इन्फॉर्मेशन का. लेकिन जब ये सब डाटा को टैली किया जाएगा, डाटा रखा जाएगा, तो क्या प्राइवेसी का एक इश्यू आ सकता है. गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर. जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लिया जा रहा है ताकि प्रमोट किया जा सके एआई को हेल्थ केयर के लिए. तो जैसे कि आपका आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, इंडिजन प्रोग्राम हो गया जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए इंडियन का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, हेल्थ स्टॉक हो गया, आईसीएमआर गाइडलाइंस ऑफ यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, जो आईसीएमआर का गाइडलाइंस है उपयोग को लेके एआई का हेल्थ केयर के लिए, और एरावत एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्रोग्राम. इंडिया के पहला एआई स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था. कंक्लूजन से हम क्या लगा सकते हैं? डिस्पाइट द चैलेंज, द फ्यूचर ऑफ एआई इन मेडिसिन लुक प्रॉमिसिंग एंड विद कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी कैन एक्सपेक्ट टू सी इवन मोर इनोवेटिव एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर इन द ईयर्स टू कम. चैलेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्यूचर है एआई का मेडिसिन के लिए ये काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है. और कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हम कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है इनोवेशन और इफेक्टिव एप्लीकेशन के कारण एआई का हेल्थ केयर के लिए बहुत ही अच्छा होगा. आयुष ग्रिड के बारे में भी हम जान ले. आयुष ग्रिड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम्स टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल आयुष, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धांता एंड होम्योपैथी फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी एंड टू प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर. जो आपका आयुष ग्रिड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, इसका मकसद है लाना एक साथ ऑनबोर्ड करना सारे आयुष, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी फैसिलिटी को, जिसमें हॉस्पिटल और लेबोरेटरी को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेडिशनल सिस्टम को हेल्थ केयर का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन से समृद्धि. तो हम जानेंगे संगठन से समृद्धि के बारे में. पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड. तो किसने लॉन्च किया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है डे NRLM, उन्होंने लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि को, ताकि कोई भी जो रूरल वुमेन है वो पीछे ना छूटे। इस कैंपेन के हम बारे में जान ले। इट इज ए नेशनल कैंपेन अंडर दी आजादी का अमृत महोत्सव समवेशी विकास। ये आपका नेशनल कैंपेन है आजादी का अमृत महोत्सव समवेशी विकास के अंतर्गत। मकसद क्या है? to mobilize 10 crore women from vulnerable and marginalized rural household under the self-help group fold। मोबिलाइज किया जा सके 10 करोड़ वुमेन को वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड से सेल्फ हेल्प ग्रुप फोल्ड की मदद से। करंटली 9 करोड़ वुमेन ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। अभी क्या है, प्रेजेंटली 9 करोड़ वुमेन जो है वो पहले से ही पार्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का, और इसका टारगेट है 10 करोड़ का ही। बेनिफिट की अगर हम बात करें, शेयरिंग बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप चैंपियन, मोबिलाइजिंग एलिजिबल वुमेन, ट्रेनिंग न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर, रिवाइविंग डिफंक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ओपनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक अकाउंट। ये शेयर करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप चैंपियन को, मोबिलाइज करेगा एलिजिबल वुमेन को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को, रिवाइव करेगा जो डिफंक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको, और ओपन किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक अकाउंट को भी। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? They are a small formal group of 10 to 20 individuals, mostly women from similar social and economic background, who come together to form a group of mutual support and help। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप होता है 10 से 20 इंडिविजुअल का। ज्यादातर वुमेन होते हैं जो कि सिमिलर सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, जो कि एक साथ आते हैं और एक ग्रुप को बनाते हैं म्यूचुअल सपोर्ट और हेल्प के लिए। Self-help group encourage member to save regularly, and this saving are then pooled to provide loan to members for various purpose such as starting a small business, paying for their children education or medical expenses etc। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये इंकरेज करता है मेंबर को कि वो सेविंग करे रेगुलरली, और ये जो सेविंग होता है उसको पूल किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए लोन को मेंबर्स को बहुत सारे पर्पज के लिए, जैसे कि स्टार्ट करने के लिए स्मॉल बिजनेस को, या पे करने के लिए चिल्ड्रन के एजुकेशन को या मेडिकल एक्सपेंस को। इन सब में ये मदद करता है। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी हम जान लें। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो आपका डे NRLM है, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2011 में एक रिस्ट्रक्चर वंशन के तौर पे संसद ग्राम स्वराज योजना का, जिसका नाम बदल के 2015 में दीन दयाल अंत्योदय योजना किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? Creating institutional platform for the rural poor, including at least one member from an eligible household into self-help group fold, enable self-help group to increase household income। कि क्रिएट किया जाए इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म को रूरल पुअर के लिए, जिसमें कि कम से कम एक मेंबर हो एलिजिबल हाउसहोल्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप फोल्ड पे, और इनेबल करेगा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि वो इंक्रीज करे हाउसहोल्ड इनकम को। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मदद प्रोवाइड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के तौर पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टारगेट क्या है? तो कवर करना 7 करोड़ रूरल पुअर हाउसहोल्ड को एंड 10 करोड़ वुमेन को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जो बात कही गई है तो ₹5,000 अवेलेबल टू वेरीफाइड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर अंडर द NRLM हैविंग अकाउंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना विद बैंक। और ₹5,000 जो है वो अवेलेबल होगा वेरीफाइड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को दे NRLM के अंतर्गत, जिनका अकाउंट होगा प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में। वर्किंग की अगर हम बात करें तो सोशल कम्युनिटी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन एंड कन्वर्जेंस मोड पे ये काम करेगा। स्पेस सीड, हम स्पेस सीड के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, उन्होंने भेजा है 2 सीड का वैरायटी को। ये दोनों वैरायटी कौन सा है? तो एरबिटोप्सिस और सोरगम टू स्पेस टू मेक देम क्लाइमेट टॉलरेंट बाय एक्सपोजिंग देम टू हार्शल सराउंडिंग। ये दोनों जो सीड का वैरायटी है कौन सा? तो एरेबिडोप्सिस और सोरगम का, इसको भेजा गया स्पेस में ताकि ये क्लाइमेट टॉलरेंट बन सके, इनको एक्सपोज करके हार्शल सराउंडिंग पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोलर रेडिएशन का प्लांट के ऊपर? ये जो एक्सपोजर होगा ये इंक्रीज करेगा सोलर रेडिएशन को, जिसके कारण जेनेटिक चेंजेस हो पाएगा प्लांट सीड पे, जो कि पोटेंशियली उनको तैयार करेगा और ज्यादा रेजिलेंट बनाएगा, एडेप्टेबल बनाएगा हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन का, जैसे कि ड्रॉट, हाई टेम्परेचर या सॉइल सैलिनिटी के लिए। ये जो एडेप्टेशन प्रोसेस है इसी को स्पेस म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या है? जो एक्सपेसिव एक्सपोजर होगा सोलर रेडिएशन का, ये हार्मफुल हो सकता है प्लांट सीड के लिए। इसके कारण जो जेनेटिक म्यूटेशन होगा वो डेलिटोरियस हो सकता है या लीथल भी हो सकता है। अब हम इसके स्टडी को समझेंगे। जो एक्सप्रेस किया जाएगा नेचुरल जेनेटिक एडेप्टेशन को क्रॉप्स का स्पेस म्यूटाजेनेसिस के माध्यम से, साइंटिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे एक न्यू और इम्प्रूव प्लांट वैरायटी को, जो कि टॉलरेट कर सकेगा इंक्रीज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को। अब इन दोनों जो सीड का बात किया गया, इन दोनों सीड के बारे में हम जान ले। सोरगम जो आपका एक सीरियल ग्रेन है जो कि ग्रो किया जाता है दोनों ही ह्यूमन कंजम्पशन और एनिमल फीड के लिए भी।
सोरगम एक वर्साइल क्रॉप है जिसको ग्रो किया जा सकता है वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन पे, ड्रॉट प्रोन एरिया से मोर ह्यूमिड रीजन, हर जगह इसको ग्रो किया जा सकता है। अब हम जानेंगे एरिडोप्सिस के बारे में। ये आपका एक स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बिलोंग करता है मस्टर्ड फैमिली को। ये काफी ज्यादा उपयोग होता है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में प्लांट बायोलॉजी के रिसर्च में, क्योंकि इसका स्मॉल साइज, रैपिड लाइफ साइकिल और इजिली मैनिपुलेटेड जीन्स जो होता है वो काफी मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन वुमेन। तो हम जानेंगे यूएन वुमेन के बारे में। इंडिया ने डोनेट किया है $5 लाख यूनाइटेड नेशन इंटाइटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यूएन वुमेन के लिए। यूएन वुमेन को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन का, और करेंटली सर्व कर रहा है एक मेंबर के तौर पे। और वुमेन लेड डेवलपमेंट जो है ये वन ऑफ द प्रायोरिटीज है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज को ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके पॉलिसी को, ग्लोबल स्टैंडर्ड और नॉर्म्स हो, फोर्स किया जा सके इफेक्टिव पार्टनरशिप को सिविल सोसाइटी के साथ, होल्ड किया जा सके यूएन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया जा सके उनके खुद के कमिटमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, इसमें मॉनिटर किया जाएगा प्रोग्रेस को भी। फोकस की अगर हम बात करें तो प्रमोट किया जा रहा है जेंडर इक्वालिटी को और एम्पावर किया जा रहा है वुमेन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.